हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस फॉर इजी लर्निंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर से पहली यूनिट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट से। इस यूनिट में आप देखोगे कि कुल 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेकंड चैप्टर है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। आज की इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकेंड वन इज लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। थर्ड वन इज बेसिक लाइफ प्रोसेसेस एंड फोर्थ वन इज होम्योस्टेसिस एंड द लास्ट वन इज बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है एनाटॉमी, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले ये हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग कई बार एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सुना होगा, आप शायद जानते भी होंगे होता क्या है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी करना। जब हम किसी चीज़ के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो एनाटॉमी के अंदर आता है, और जब उसी चीज़ के फंक्शन की स्टडी करते हैं तो फिजियोलॉजी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये आप एक सेल देख रहे हैं, ठीक है, एक नॉर्मल सा सेल हमने बना रखा है, ठीक है, एनिमल सेल। तो इसमें देखेंगे आप कि कई सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि ये वाला एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ये स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर। अभी मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, बस आपको ये फील करा रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है तो उसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं तो एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक सेल है, एनिमल सेल, तो इसमें कई सारे स्ट्रक्चर हैं, उनके नाम होते हैं। जैसे कि ये जो बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो कुछ इस प्रकार से माइक्रोस्कोप में दिखता है। तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर आप माइक्रोस्कोप में कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किस में आएगा? एनाटॉमी में आएगा। अब ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं? सेल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? ये सेल एनाटॉमी होगा। क्या होगा? ये सेल एनाटॉमी होगा, ठीक है। अब यही इसमें देखिए, ये सेल जो है इसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ये वाला एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, गोल्गी बॉडी हो सकते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी करना क्या कहलाती है? एनाटॉमी कहलाती है, ठीक है। अब इन्हीं के फंक्शन की स्टडी करें तो फिजियोलॉजी होगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो ये क्या इसका फंक्शन है? तो फंक्शन की स्टडी करेंगे तो क्या कहेंगे उसे? फिजियोलॉजी। और स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे क्या कहेंगे? एनाटॉमी कहेंगे, ठीक है। तो जो भी लिखा है आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इस नोट्स का, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप इन्वॉल्व बिटवीन बॉडी पार्ट्स। एनाटॉमी क्या है? किसी भी बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी करना और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में भी स्टडी करना। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बोन एंड मसल नोन एज टेंडन। टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन और मसल को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसकी भी स्टडी करना, इनके बीच में जो फिजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है इनके बारे में भी स्टडी करना एनाटॉमी ही कहलाता है, ठीक है, जिसे एनाटॉमिकल रिलेशनशिप कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है ये देख लेते हैं हम। देखिए, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड द वेज इन विच। देखिए, 2 बार इन विच हो गया, तो एक बार हमने कट कर दिया है यहाँ पे। वेज इन विच दे कॉपरेट टुगेदर टू मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर, कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर, कोई भी बॉडी पार्ट है तो क्या फंक्शन कर रहा है उसके बारे में जो स्टडी करना है वो क्या है? फिजियोलॉजी होता है हमारा। अब बात करें, वही मैंने बताया आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी एनर्जी बनाता है। तो सेल फिजियोलॉजी, यानी सेल के फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं तो सेल फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एटसेट्रा, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इनको कंबाइन करके अगर देखें हम तो इसे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दिया है, तो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस की स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई हैं। बात कर लेते हैं स्कोप की, ठीक है। स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें कई स्कोप का क्या मतलब है कि क्या किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका क्या स्कोप है, ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको पढ़ के हम, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप, मेडिसिन और हेल्थ केयर में इसका स्कोप है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, फिटनेस एंड स्पोर्ट में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में है, ठीक है,
फॉरेंसिक साइंस में है, ये सारे क्या है स्कोप्स, मतलब इन फील्ड्स में इस जो सब्जेक्ट की स्टडी होती है वो काम आती है। ठीक है, जॉब रोल्स क्या है, यहाँ पे जॉब रोल्स भी मैंने बता दिया है कि क्या कर सकते हैं इसको पढ़ के आप। एनाटॉमिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, मेडिकल रिसर्चर, फिटनेस ट्रेनर, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, ये सारी चीज़ें आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ के बन सकते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपने क्लास 11th या 12th में पढ़ा होगा, आपने इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा। तो इवोल्यूशन चैप्टर में आपने देखा होगा कि कई लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म अर्थ पे देखे गए थे, उसके बाद धीरे धीरे उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आई, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इवोल्यूशन हुआ, तो उनमें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी आई, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। क्योंकि साइंस में क्या होता है कि हर चीज़ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। ठीक है, एकदम से कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि पहले अंडा आया मुर्गी आई, तो साइंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या आया, अंडा आया, क्योंकि अंडा क्या है, एक सिंपल सेल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, अंडा आया। अब यहाँ पे देख लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैसे गया। जैसे कि पढ़ा होगा आपने सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उससे कोई कॉम्प्लेक्स है तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उससे कोई कॉम्प्लेक्स है तो ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो वही स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं चीज़ों का, उसी कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर स्टेप वाइज। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर दी हायरार्किकल स्ट्रक्चर अ बायोलॉजिकल सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम मोस्ट सिंपल टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे सिंपलेस्ट लेवल होता है बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इन एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, CHON, P और S ऐसे याद कर सकते हैं आप। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इन एटम्स के कॉम्बिनेशन होने चाहिए उसमें। ठीक है, जैसे बात करें एग्जाम्पल में H2O, जो वाटर होता है वो एक बायोमॉलिक्यूल होता है, और जो वाटर होता है मोस्ट अबेंडेंट केमिकल सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी में जो कि प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबेंडेंट केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या होगा, वाटर होगा। और ये वाटर क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल होता है, क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है ये। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स मिल के क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं। ठीक है, ये बायोमॉलिक्यूल्स मिल के क्या बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे। अब कई सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल जिनका सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन और कॉमन ऑरिजिन होगा, वो मिल के क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। ठीक है, टिश्यूज बनाएंगे। अब कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे तो कई प्रकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन होते हैं, जैसे कि स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज। ठीक है, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी पे ही डिस्कस करेंगे। कई जहाँ सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम, कई सारे सिस्टम मिलते हैं तो हमारे ह्यूमन बॉडी एक बनती है। ठीक है, तो बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी क्या है, 6 लेवल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। पहला जो होता है स्टेप, यानी पहला जो स्टेज होता है, पहला होता है बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा होता है सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर जो 6 होता है लास्ट वो बॉडी होती है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या 6 लेवल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, वही पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पे आपको बताया कि बायोमॉलिक्यूल से सेल बनता है, फिर सिमिलर सेल्स इसका कॉमन ओरिजिन होता है, मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ पाओगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे नोट क्या लिखा है देखिए, सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी विच वर्क्स इंडिपेंडेंटली इन कोऑर्डिनेट मैनर टू कैरी आउट ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें कहा गया है कि कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम,
जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो दो अलग अलग सिस्टम है ना ये हमारे बॉडी में ऐसे कई प्रकार के जो सिस्टम होते हैं एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो एक कोऑर्डिनेट मैनर में इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। कोऑर्डिनेट मैनर में मतलब क्या, एक दूसरे से कह सकते हैं कि इनका रिलेशन तो होता है लेकिन ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होंगे लेकिन एक लिंक होता है इनके अंदर, ठीक है। एक प्रकार से ये एक साथ काम करते हैं, ठीक है। टू कैरी आउट ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है उन्हें कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो। चलिए आगे चलते हैं अब। तो उसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे बॉडी सिस्टम के ऊपर, ठीक है। बॉडी सिस्टम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन बॉडी सिस्टम विच परफॉर्म फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी सिस्टम क्या होता है? जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, इसे बॉडी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। देयर आर टोटल 11 सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी में कितने टोटल 11 सिस्टम होते हैं? पहला होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा सर्कुलेटरी, चौथा डाइजेस्टिव, पांचवा यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, छठवां रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सातवां इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, आठवां मस्कुलर सिस्टम, फिर स्केलेटल सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड एंडोक्राइनल सिस्टम। ये 11 सिस्टम ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप ऊपर से शुरू करो। जैसे अपनी बॉडी, आपकी बॉडी है ना, तो बॉडी के सबसे ऊपर भाग क्या, हेड है। तो हेड में क्या होता है? ब्रेन होता है। तो वहाँ से आप ब्रेन में क्या होता है? नर्व्स होते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाए क्या है, पहला नर्वस सिस्टम। फिर उसके नीचे आएंगे, अपने बॉडी में थोड़ा हेड से नीचे आएंगे तो क्या होता है? आपका चेस्ट रीजन होता है। तो चेस्ट के अंदर क्या होता है? रिब केज के अंदर क्या होता है? लंग्स होते हैं। तो लंग्स से क्या याद आएगा आपको? रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर ऐसे धीरे, फिर उसके बाद उनके बीच में, दो लंग्स के बीच में क्या होता है? हार्ट होता है। हार्ट किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर नीचे क्या आएंगे आप? नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा स्टमक, लीवर, तो किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसके नीचे आएंगे तो यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ तक आपको याद हो गया, ऊपर से नीचे तक। उसके बाद आपको अपने स्किन से, अपना जो स्किन है ना, उससे ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। अंदर की तरफ जाना है, बाहर से अंदर की तरफ। जैसे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, सबसे पहले आपका जो स्किन है, स्किन किसका पार्ट है? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का। तो पहला इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। फिर स्किन के नीचे क्या आएगी? मसल्स आएंगी, तो मस्कुलर सिस्टम। फिर उसके नीचे बोन्स आते हैं, तो स्केलेटल सिस्टम। फिर उसके बाद दो बचते हैं, इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइनल सिस्टम, ठीक है। तो इस प्रकार से इजीली आप इसे लर्न कर सकते हो, ऊपर से नीचे, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। द नर्वस सिस्टम इज अ रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम। इट्स मेन कंपोनेंट आर नर्व, सेंस ऑर्गन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम के बारे में हम सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं डिटेल में। इसका एक पूरा का पूरा चैप्टर है, अभी शॉर्ट में दिया गया तो देख लेते हैं इसे। नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है। हम क्या महसूस करते हैं ये बताता है ब्रेन को। नर्व जो होती है ना, क्या महसूस करते हैं, तो हमारे पास हमारे स्किन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसीव करते हैं उस स्टिमुलाई को। उसके बाद वो नर्व क्या करती है? ब्रेन तक ले जाती है और फिर हमें बताती है कि ये चीज़ क्या है। तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है इन्वायरमेंट और हमारे ब्रेन के बीच में, जो हमें महसूस कराती है चीज़ों का, ठीक है। इसके मेन कंपोनेंट क्या है? नर्व, सेंस ऑर्गन्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, एक CNS एंड PNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स आते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होते हैं, अफरेंट एंड इफरेंट, यानी मोटर एंड सेंसरी नर्व, ठीक है, जो कॉन्वे करते हैं इम्पल्स को, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स along with diaphragm. The main function is to bring O2 into the body and remove CO2 from the body through alveoli, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका मेन काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, और उसके बाद O2 का यूटिलाइजेशन करके जो भी हम खाए हुए होते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है। यही होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये लिख देंगे आप, ठीक है। नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये लिखना है। उसके बाद मेन फंक्शन क्या होता है? टू ब्रिंग O2 इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर O2 को ले आना, और CO2 को जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव करना, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, दो सिस्टम्स आते हैं, एक होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका क्या आता है, हार्ट आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल आते हैं। ब्लड वेसल्स ऐसे वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो करते हैं, ठीक है, वेन एंड आर्टरीज। तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड टू लंग्स, वेयर एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड देन सेंड्स बैक टू हार्ट, देन हार्ट पंप इट इन होल बॉडी थ्रू ऑर्टा। मतलब क्या है कि जो हार्ट होता है ना, ये जो इम्प्योर इम्प्योर नहीं कह सकते हैं यहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से हार्ट में आता है, हार्ट उसे पंप करके कहाँ पहुँचाता है, लंग्स में पहुँचाता है। फिर लंग्स में क्या होता है, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन को लेता है, फिर ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से दोबारा हार्ट में आता है, फिर हार्ट उसे पंप करता है पूरे बॉडी में, ठीक है। इसे डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड है हमारा वो हार्ट से 2 बार कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ट्वाइस, ठीक है। जो ब्लड है वो हार्ट के 2 बार कॉन्टेक्ट में आ रहा है, एक तो हार्ट में आ रहा है, फिर लंग्स में जा रहा है, फिर लंग्स से फिर हार्ट में आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है हमारे हार्ट में, वो फिर क्या करेगा, पंप करके पूरे बॉडी में ऑर्टा के थ्रू पहुंचा देगा। ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड विच कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2 एंड अदर वेस्टेज। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं, क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो भी आप खा रहे हो, जो भी उससे न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है आपके बॉडी को, वो ब्लड ही पहुंचाती हैं। तो ब्लड बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह, वो ब्लड करता है। न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, ये सेल तक ले जाएंगी, ठीक है। फिर सेल्स से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अदर वेस्टेज, उसको सेल से बाहर ले आएंगे, ठीक है। बाहर कहाँ ले आएंगे, CO2 को ले जाएंगे आपको बाहर लंग्स तक, फिर लंग्स से CO2 डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाएगा ब्रीथिंग के थ्रू, ठीक है। और जो अदर वेस्ट जैसे कि यूरिया, अमोनिया होती है, तो ये किडनी के थ्रू फिल्टर आउट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जैसे कि जो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी में एक अलग से सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, रोगों से लड़ने के लिए। जो भी पैथोजेंस आते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, उससे फाइट करने के लिए एक अलग सिस्टम बनाया गया, इसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जिसमें लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स और लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं। तो 2 प्रकार के लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहाँ जो बोन मैरो और थाइमस होता है। अब दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स एंड पियर्स पैचेस आते हैं, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट होता है, जो फॉर्मेशन होता है लिम्फ का, वो कहाँ होगा, बोन मैरो और थाइमस में। जो डेवलपमेंट और जो फॉर्मेशन होगा कहाँ होगा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, ये इनकी ट्रेनिंग होती है, ये तैयार हो जाते हैं चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। जो क्या है, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल से याद कर लीजिएगा। फिर चौथा आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन एंड न्यूट्रिएंट्स गेट ऑब्जॉर्बेड इनटू ब्लड स्ट्रीम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड जो हम खाते हैं, जैसे कि रोटी, चावल, जो भी खा रहे हैं ना, अब ये चीज़ें क्या होती हैं, इनको ये कॉम्प्लेक्स में होती हैं, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना और उसको शरीर को एब्जॉर्ब कराना, शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कराना उसे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस सिस्टम डिजाइंड इन सच अ वे दैट टू एक्सक्रीट द अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी। मतलब जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनका डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है और हमारे बॉडी यानी ब्लड स्ट्रीम में उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए अननेसेसरी होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होती है, वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, ठीक है, ये मेजर ऑर्गन्स होते हैं। और कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि स्किन के थ्रू पर्सिपिरेशन होता है, लंग्स हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं इनके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं हमारे बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस सेक्स सेल्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद इन सेक्स सेल्स का आपस में क्या होता है, फ्यूजन होता है। मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल यानी स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है।
फ्यूजन होने के बाद एक फर्टिलाइज्ड होता है और क्या बनाता है, जाइगोट। फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फिर एक बेबी बॉर्न होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है? द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज द लार्जेस्ट ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी अकाउंटिंग फॉर अबाउट 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन सिस्टम होता है जो टोटल बॉडी वेट का 15% होता है, ठीक है। इसमें स्किन, हेयर, नेल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए ये आएगा सिस्टम के बारे में, वैसे तो 2 नंबर में आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको 4 से 5 लाइन लिखना है इन सिस्टम के बारे में, बना के भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? द मस्कुलर सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड मूवमेंट एंड लोकोमोशन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, इसमें समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेजर मसल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे डेल्टॉइड होता है, ये कहाँ की मसल होती है? शोल्डर जॉइंट की। देखिए ये चीज़ें मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगी, ठीक है। आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो। टाइप्स ऑफ मसल, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। टाइप्स ऑफ मसल, देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल इन द ह्यूमन बॉडी। दे आर स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल जो हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है, इसे स्ट्राइएटेड मसल भी कहते हैं। स्मूथ मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये नॉन वॉलेंट्री ऑर्गन्स को मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करती है, तो ये नॉन स्ट्राइएटेड होती है। कार्डियक मसल जो हार्ट में पाई जाती है, ये भी नॉन वॉलेंट्री होती है, ठीक है। उसके बाद आता है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? द स्केलेटन सिस्टम फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा है, वो कौन प्रोवाइड कराता है? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में कौन आते हैं? बोन्स आते हैं, ठीक है। द स्केलेटन सिस्टम इंक्लूड्स बोन्स, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स एंड अलाउज फॉर मूवमेंट थ्रू द यूज ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स। स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उनको बचाता है इंजरी से। जैसे कि ब्रेन में जो स्कल है वो ब्रेन को क्या करता है? इंजरी से बचाता है, ठीक है। ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है। और जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, तो इसको बचाने के लिए रिब केज है। तो स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, और मूवमेंट में भी जॉइंट्स जो होते हैं ना, मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट भी करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? द इम्यून सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डिफेंड द बॉडी। हमारी जो बॉडी होती है उसको फॉरेन इन्वेडर से बचाने का काम इम्यून सिस्टम करती है। फॉरेन इन्वेडर क्या होते हैं? जैसे कि जो बाहर से चीज़ें आती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, जो हमारे बॉडी को हार्म करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म बाहर से आते हैं, उन्हें फॉरेन इन्वेडर कहते हैं। तो इससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इम्यून सिस्टम। एग्जाम्पल, स्किन एक्ट एज इनेट इम्यूनिटी। जो स्किन हमारी होती है, ये भी क्या करती है? एक इम्यून सिस्टम है, जिसे इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है। इनेट मतलब कि जो बर्थ से हमारे पास होती है, उसे स्किन क्या है? इनेट इम्यूनिटी होती है। उसके बाद आता है एंडोक्राइनल सिस्टम, जो लास्ट क्या है? एंडोक्राइनल सिस्टम। तो एंडोक्राइनल सिस्टम क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज हार्मोनल सिस्टम। इट सिक्रीट्स हार्मोन्स थ्रू डक्टलेस ग्लैंड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शन। ये जो एंडोक्राइनल सिस्टम है, ये हार्मोनल सिस्टम है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। ऐसी ग्लैंड जो डक्टलेस होती हैं, ठीक है, ऐसी ग्लैंड जो डक्टलेस होती हैं, वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। और ये डायरेक्टली कहाँ करेंगी? ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीशन करती हैं। ब्लड के थ्रू ही ये टारगेट ऑर्गन तक जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस दैट इज परफॉर्मेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव ऑन द अर्थ, ठीक है। अर्थ पे जिंदा रहने के लिए हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं, वो लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये सारे प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ परफॉर्म किए जाते हैं टू लिव ऑन द अर्थ। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक होते क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ एंड ऑप्टिमल हेल्थ, ठीक है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू ऑब्टेन करता है या फिर यूटिलाइज करता है फूड को, ठीक है, टू मेंटेन लाइफ, ठीक है, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए फूड का यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है।
इट इंक्लूड्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं देख सकते हैं आप। इट इंक्लूड्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इगेशन होता क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, इंजेशन प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड को इंजेशन कहते हैं। जब फूड को हम अपने माउथ में रखते हैं अंदर, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड नोन एज डाइजेशन। जब उस फूड का ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है, जो ब्रेक डाउन हो गया है फूड स्मॉल पार्टिकल्स में, अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड स्ट्रीम में, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग एब्जॉर्बेड फूड बाय सेल्स। अब जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेल्स के पास जाएगा, तो सेल उसको क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, तो उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आउट रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम बॉडी। अब जो अनडाइजेस्टेड है, जो अननेसेसरी है, उस फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे इगेशन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रेक डाउन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या होता है, एनर्जी बनती है या रिलीज होती है एनर्जी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है हमारा ग्लूकोज। तो इसका ब्रेक डाउन होता है तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है प्लस एनर्जी बनाता है। ठीक है, इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ देख सकते हो आप। द केमिकल इक्वेशन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और 38 एटीपी बनती है यहाँ पे। ठीक है, ये रेस्पिरेशन कई वेज में होता है, मतलब कई प्रकार से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बनता है रेस्पिरेशन में, इथेनॉल जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और CO2 और एनर्जी बनती है। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है जो कि मसल सेल्स में होता है, कई बार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे हमारे मसल क्रैम्प होने लगता है, मसल में दर्द होने लगता है। किस कारण होता है, लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण। क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने पे, अगर नहीं मिल पाती तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। वहाँ पे कौन सा रेस्पिरेशन होगा, ये वाला होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन ओवर मसल सेल्स क्या बनता है, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, CO2 बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये जो रेस्पिरेशन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ठीक है, ये था हमारा रेस्पिरेशन। जो तीसरा लाइफ प्रोसेस है वो क्या है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन आवर बॉडी थ्रू ब्लड। Blood plays a role of transportation system in our body. Blood deliver oxygen, nutrients to cells and tissues and carry CO2 and other wastes from cells and tissues to excrete out from the body. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि एक कोई भी सब्सटेंस है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ब्लड के थ्रू। ठीक है, हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू एक सब्सटेंस को दूसरी जगह पहुँचाना, एक सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2, इन सभी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है ब्लड के थ्रू। उसके बाद हमारा जो चौथा जो और लास्ट जो है लाइफ प्रोसेस वो एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ द बॉडी सच एज CO2, यूरिया, अमोनिया। ये जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में, या मेटाबॉलिक वेस्ट, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, उनके ड्यूरिंग या उनके बाद जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं और बनने के बाद हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो, उसके लिए हमारे बॉडी में एक प्रोसेस है एक्सक्रीशन, जिसके थ्रू इन टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारे बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये बेसिक लाइफ प्रोसेस वाला जो टॉपिक था ये ख़त्म होता है।
अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है होम्योस्टैसिस। और ये एग्ज़ाम में इस चैप्टर से ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। ये आपका जो है ये कंफर्म है कि होम्योस्टैसिस आएगा ही आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। होम्योस्टैसिस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशन। It is a self-regulating process that help to maintain stable temperature, maintain osmotic pressure, regulate blood pressure, maintain acid base balance। यानी होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी एबिलिटी हमारे बॉडी की जो मेंटेन करती है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन को डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा हो उसके कारण हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट ना डिस्टर्ब हो, उसको कांस्टेंट रखने का काम किसके थ्रू होता है? होम्योस्टेसिस के थ्रू होता है। तो होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग और स्टेशनरी, ठीक है। होम्योस्टेसिस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है? होम्योस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म इज अ प्रोसेस दैट हेल्प मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशन। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो हमारी बॉडी क्या करती है? शिवरिंग करने लगती है, काँपने लगती है ताकि गर्मी पैदा कर सके, इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रख सके, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर का जो भी इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, वो एक्सटर्नल से अफेक्ट ना हो, चेंज ना हो, उसके कारण ये मैकेनिज्म होता है होम्योस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म, ताकि हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है वो अच्छे से चलती रहे, होती रहे। सो होम्योस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म इन्वॉल्व सेंसरी रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। सेंसरी रिसेप्टर क्या करता है? जो भी चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण इंटरनल इन्वायरमेंट में उसे डिटेक्ट करता है और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में सिग्नल भेजता है। ये जो कंट्रोल सेंटर होता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, उसको इंटरप्रेट करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को और सिग्नल सेंड करता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर को। फिर इफेक्टर क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड टू सिग्नल फ्रॉम कंट्रोल सेंटर टू मेक एडजस्टमेंट। उसके बाद वो एडजस्टमेंट करता है, चीज़ों को बैलेंस करता है। होम्योस्टैटिक जो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है इसमें दो प्रकार के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। जो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ये अपोज करता है चेंजेस को, रिस्टोर करता है बैलेंस को। जैसे कि मान लीजिए हमारा ब्लड प्रेशर किसी भी कारणवश इंक्रीज कर गया तो ये क्या करेगा? अपोज करेगा, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है, और बैलेंस कर देगा। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है? कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको और बढ़ा देगा, एम्पलीफाई कर देगा और इन्हेंस करेगा रिस्पॉन्स। जैसे कि जब हमारा बेबी का बर्थ होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है? जो स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है उसको उसका सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं। तो ब्रेन क्या करता है? और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ज़्यादा स्ट्रेचबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो जिसके कारण बेबी बॉर्न हो जाता है। तो ये क्या है? पॉजिटिव फीडबैक है, यानी जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर देना। इसको एग्जांपल समझाते हैं आपको। यहाँ देख सकते हो कि ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल है। जब भी कोई स्टिमुलस आया, डिस्टर्ब कर दिया होम्योस्टैसिस को, किसी कारणवश बीपी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, जो ब्लड प्रेशर है इंक्रीज हो गया। तो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो गया तो जो बैरो रिसेप्टर, जो डिटेक्टर प्रेजेंट था ब्लड वेसल के इनसाइड, तो वो क्या किया? नर्व इम्पल्स को सेंड किया, किसको? ब्रेन को, ठीक है। फिर ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया और जो भी स्टिमुलस है उसको इंटरप्रेट किया और इम्पल्स जनरेट किया इफेक्टर को। फिर जो इफेक्टर, जो ब्लड वेसल है या फिर जो मसल होती हैं वो क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगी हार्ट रेट को, और जो ब्लड वेसल होगी वो क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी, ठीक है, वाइडन हो जाएगी, जिसके कारण जो ब्लड प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या था? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म था। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल, जो यूट्रस वॉल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो बेबी का हेड होता है उसमें फोर्स होकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो उसमें जो स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स होते हैं ना, वो क्या करेंगे? वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, सेल्स जो डिटेक्ट कर लेते हैं और सिग्नल सेंड करते हैं ब्रेन को। फिर ब्रेन क्या करती है? रिलीज करवाती है ऑक्सीटोसिन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाएगी और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। यानी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जो चेंजेस हो रहे थे, उसको और ज़्यादा एम्पलीफाई कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो जो इफेक्टर ऑर्गन होगा, यूट्रस मसल जो होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी मोर फोर्सफुली और बेबी बॉर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें क्या कर रहे हैं? चेंजेस को एम्पलीफाई किया जा रहा है। और ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म था जिसमें चेंजेस को कम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दो हमारे होते हैं, एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी।
बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या है? दिस अलाउ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू बी कंसीडर्ड डिस्क्राइब एक्यूरेटली विथ लेस कन्फ्यूजन, दिस इज नोन एज एनाटॉमिकल पोजीशन। मतलब हमारे बॉडी का जो पोजीशन है उसको, जो रिलेटिव पोजीशन है उसको बताने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज बनाई गई हैं, तो इसे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। हमारे बॉडी को पोजीशन को बताने के लिए कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, क्या कहा जा रहा है, चीज़ों को अच्छे से समझ में आए, उसके लिए ये बनाया गया है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ यूजफुल टू कंसीडर द बॉडी इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन। उसका स्टैंडर्ड पोजीशन कहाँ है, उसकी एनाटॉमी बताते समय ये बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया, एक होता है डायरेक्शनल टर्म, एक होता है प्लेन ऑफ बॉडी, एक होता है बॉडी कैविटी। डायरेक्शनल टर्म के मतलब कि ऊपर है कि नीचे है कि आगे है या पीछे है, इसके टर्म में, ठीक है। ये 4 जो होते हैं मेन होते हैं, इसको नहीं याद करेंगे तो कोई वो नहीं है, ये 4 मेन होते हैं। सुपीरियर मतलब कि ऊपर का भाग, जो ऊपर का भाग होता है उसे सुपीरियर कहते हैं, जो नीचे का भाग होता है उसे इन्फीरियर कहते हैं। और एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब कि पोस्टीरियर मतलब जो पीछे का भाग और एंटीरियर मतलब जो आगे का भाग होता है, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर। उसके बाद प्लेन ऑफ बॉडी, प्लेन, जब किसी प्लेन में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, यानी यहाँ ह्यूमन की बात कर रही है तो ह्यूमन को प्लेन में अगर हम बांटें तो एक होता है मीडियन या सजाइटल प्लेन, ठीक है, मीडियन सजाइटल प्लेन। दूसरा होता है कोरोनल या फ्रंटल प्लेन, और तीसरा होता है ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। तो मीडियन सजाइटल प्लेन क्या होता है? जब हम बॉडी को इस प्रकार से कट करें, या फिर एक कट करने का मतलब क्या है समझाने के लिए है, यहाँ पे ऐसे प्लेन होता है, इस प्लेन के थ्रू मतलब ऐसे बॉडी को अगर कट किया जाए, इसमें इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो जाए तो उसको कहते हैं मीडियन या सजाइटल प्लेन। दूसरा होता है कोरोनल या फ्रंटल प्लेन, जब बॉडी को ऐसे काटा जाए, ठीक है, मतलब कि जो आगे का भाग है आगे आ जाए, जो पीछे का भाग है पीछे, यानी ऐसे आगे पीछे करके काटा जाए, ठीक है, तो ये होता है कोरोनल या फ्रंटल प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन, जब बॉडी को इस तरह से काटा जाए, ठीक है, आधे आधे में, तो ट्रांसवर्स प्लेन होता है, ठीक है। तीसरा है बॉडी कैविटी के आधार पे थोरेसिक कैविटी, ये जो चेस्ट वाला रीजन होता है थोरेसिक कैविटी होता है। एब्डोमिनल कैविटी, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, ठीक है। फिर पैल्विक कैविटी, ये हमारी पैल्विक कैविटी है। सिफेलिक कैविटी, सर्वाइकल, डॉर्सल, ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो याद कर सकते। सिफेलिक मतलब कि हेड वाली कैविटी को सिफेलिक कहते हैं। सर्वाइकल कैविटी मतलब कि हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, उसकी जो सर्वाइकल, थोरेसिक, ये सब ऐसे करके जो बनाए गए हैं, सेगमेंट्स बनाए गए हैं, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, तो इस प्रकार से इन्हें बॉडी कैविटीज के आधार पर बांटा गया है कि ये सर्वाइकल रीजन में ये चीज़ आती है तो ये सर्वाइकल कैविटी हो गई, ये वाली जो होती है थोरेसिक में आए तो ये थोरेसिक कैविटी हो गई। तो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, ये कुछ इस प्रकार से हैं: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोसिक्स। सर्वाइकल में 7 होती हैं बोन्स, थोरेसिक में 12 होती हैं, और लंबर में 5 होती हैं, और ये 1-1 होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो वर्टिब्रल कॉलम के आधार पे इसे सेगमेंट वाइज क्या क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। ये डॉर्सल का मतलब होता है पीछे वाला, ठीक है, तो पीछे वाला जो कैविटी होती है डॉर्सल।